अगर आप एआई के माध्यम से सी के मैनेजमेंट ने क्या बोला था, जो बोला था उसमें वर्ड्स कितने पॉजिटिव थे, कितने नेगेटिव थे, और उससे यू कैन गेट सेंटिमेंट के मैनेजमेंट का सेंटिमेंट क्या है. यू कैन यूज द सेम एआई टू लुक एट ऑल दी एनालिस्ट रिपोर्ट्स. ऐसे नहीं कि अगर मैं एक इंसान हूँ मैं 10 रिपोर्ट पढ़ सकती हूँ. और ये जो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है ये 40 साल से ब्लैक रॉक में यूज़ हो रहा है अराउंड डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सो इट्स बीइंग यूज्ड ग्लोबली. इट्स अ टेक्नोलॉजी लेड डेटा ड्रिवन रूल्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. इसमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है. एक है मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है, हमें हमेशा यही टेंशन रहता है कि मेरे फंड मैनेजर मेरा पैसा कैसे मैनेज कर रहे हैं. फ्लेक्सी कैप फंड्स बहुत ज़्यादा लार्ज कैप डोमिनेटेड हैं. मुझे फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं कौन से फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ म्यूचुअल फंड की बात. म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं. तो आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव विद अस मिस तन्वी कचेरिया, हु इज द फंड मैनेजर एट जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी. तन्वी के पास फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का 14 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें उनकी स्पेशलाइजेशन इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में है. अभी वो जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में इंडेक्स और एक्टिव इक्विटी फंड मैनेजर के रोल में काम कर रही हैं. उनकी कोर एक्सपर्टीज इंडेक्स और क्वांटिटेटिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में है. अपने प्रीवियस रोल में तन्वी ब्लैकरॉक यूएसए में पोर्टफोलियो मैनेजर थी, जहां वो इमर्जिंग मार्केट लिस्टेड आई शेयर्स फंड्स मैनेज करती थी. इससे पहले वो कनेडियन और लैटिन अमेरिकन लिस्टेड आई शेयर्स फंड्स भी हैंडल कर चुकी हैं. ब्लैकरॉक ज्वाइन करने से पहले तन्वी लॉस एंजलिस कैपिटल मैनेजमेंट में एसोसिएट पोर्टफोलियो मैनेजर थी, जो एक इंस्टीट्यूशनल क्वांटिटेटिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी है. For the very first time, we have Tanvi Kacheria, who's a fund manager at Jio BlackRock Asset Management Company. Tanvi, hi, welcome to Mutual Fund Ki Baat, and thank you so much for joining us today. Hi Namrata, thank you so much for having me here. I'm very excited to be here. Thank you. So guys, Tanvi ने recently Jio BlackRock join किया है as a fund manager, and she spent 18 years of her life in the US, and अब वो वापस इंडिया आई हैं, and let's do this shoot with her. तो आज जो है हम फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज आई डू बिलीव इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी, एंड सारे क्वेश्चंस उसके अराउंड रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स वी हैव तन्वी who's going to answer all the questions for us. So let's get started, Tanvi. And I think before I really get into the questions, पहले थोड़ा फ्लेक्सी कैप्स के बारे में समझते हैं, राइट? सो यू टेल अस तन्वी कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्या फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी ज़रूरी है या नहीं है? मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है. वो पोर्टफोलियो का कोर बन सकती है. Okay. और ये कैटेगरी कुछ सालों पहले स्टार्ट किया गया था, और ये कैटेगरी में ऐसा है कि यू हैव टू मेंटेन 65% इन इक्विटी, एंड द फंड मैनेजर उसका मतलब अगर वो चाहे तो वो लार्ज कैप में डाल सकता है, मिड कैप में डाल सकती है, या स्मॉल कैप. तो वो इंडिपेंडेंस रहता है, फ्रीडम रहता है. ऐसे नहीं कि आपको एक कैप में इतना डालना ही है. एंड दैट फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज द फंड मैनेजर to navigate the market dynamics, which makes FlexiCap a very important category because it helps the portfolio move as the market is moving. तो वो हिसाब से आई थिंक ये कैटेगरी बहुत ही अच्छी बनाई है, और इसलिए कैटेगरी इतनी बड़ी है. Okay, so now let's say कि एक investor who is in his mid-20s, late 20s, उनके पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज फ्लेक्सी कैप्स का होना चाहिए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. तो जब एलोकेशन रहता है वो बहुत ही पर्सन और इंडिविजुअल स्पेसिफिक रहता है. आई कांट गिव यू अ नंबर के अगर आपकी ये उम्र है तो आपको इतना डालना चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन वो पर्सन की इनकम क्या है, उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग गोल क्या है, उसके पोर्टफोलियो में और क्या है. तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव आंसर, बट आई डू थिंक कि फ्लेक्सी कैप का रिप्रेजेंटेशन होना इम्पोर्टेंट है. या आई डू बिलीव कि हर इन्वेस्टर को पहले अपने गोल्स के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि उनको कौन से फंड में कितना पैसा डालना है. आई थिंक या वंडरफुल. ओके, सो लेट्स गेट मूविंग टू टॉकिंग अबाउट योर प्लेटफॉर्म, राइट? आई थिंक जियो ब्लैकरॉक ने इतना ट्रैक्शन इसलिए भी गेन किया है बिकॉज ऑफ द अलादीन प्लेटफॉर्म दैट यू गाइज आर यूजिंग. तो आप एक तो हमें थोड़ा अलादीन प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट SAE. ये SAE क्या होता है? देयर इज सो मच टॉक अराउंड इट, सो प्लीज हेल्प अस. श्योर. तो SAE जो है उसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी. ये एक रूल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो ब्लैक रॉक ने बनाया था 40 साल पहले.
और ये जो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है ये 40 साल से ब्लैक रॉक में यूज़ हो रहा है अराउंड डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सो इट्स बीइंग यूज्ड ग्लोबली. It's a technology led, data driven, rules based investment approach in simple Okay. words. Okay. So it's basically a very disciplined, data driven, and a rules method of applying investments. Okay. और जो अलाडिन है वो ब्लैक रॉक का कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है. Okay. तो अलाडिन के अंदर काफ़ी सारे टूल्स है विच कैन हेल्प विद पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क मॉनिटरिंग, compliance monitoring, trading, all of it. If I give a very simple analogy, Aladdin ऐप स्टोर की तरह है. जैसे कि ऐप स्टोर में बहुत सारे ऐप्स रहते हैं और हर एक ऐप का डिफरेंट इम्पोर्टेंस होता है, डिफरेंट यूज़ होता है. वैसे ही Aladdin provides all kinds of apps for a fund manager, for a trader, from a risk perspective to manage your portfolio in the best way possible. Okay. So when we talk about SAE, approach, आपने बोला कि 40 साल से BlackRock has been using it, right? And obviously 40 साल पहले AI नहीं होता था, लेकिन अब तो AI है. So क्या अभी आप लोग artificial intelligence इसमें incorporate कर रहे हैं to make it more effective? That's a great question. तो often लोग SAE और AI के बीच कंफ्यूज होते हैं. तो SAE वो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है. Okay. AI जो होता है that's artificial intelligence. Yeah. वो एक कंप्यूटर साइंस का फील्ड है where we are trying to train computers to think like humans. Right. So think like reasoning, understanding, parsing. ऐसे ही इतना डेटा ड्रिवन अप्रोच है कि उसमें हम AI के हेल्प से काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं. Okay. I'll give you another simple example. आप सोचो कि आप 10 स्टॉक को देख रहे हैं और ये 10 स्टॉक कवर हो रहे हैं, 20 एनालिस्ट वो 10 स्टॉक को कवर कर रहे हैं और एटलीस्ट साल में 4 बार अर्निंग निकलती है. So 10 times 20 times 4, that's 800 reports just for the earnings. Right. This doesn't count news, doesn't count other things coming out in the market. Right. और ये 10 स्टॉक की बात है. अब आप सोचो 100 स्टॉक, 500 स्टॉक, 700 स्टॉक, इतना इन्फॉर्मेशन ह्यूमन कंज्यूम करना बहुत ही मुश्किल है. Very time consuming. Very time consuming. Yeah. And you require very, very large team Yeah. to process the information efficiently. In this, you can use AI. तो AI के जो large language models होते हैं, they can basically pass all this information and they can take out the actual important investment insight. Okay. और यही फिर insights we can use in the SAE methodology to understand how to construct a portfolio or how to find investments in a portfolio. So basically आप लोग AI use कर रहे हैं to make your processes a little easier and maybe less human driven. Can we say that? I wouldn't quite say that. So I think SAE, like any other sort of, fundamental investing methodology, SAE is looking at both traditional data and alternative data. When I say traditional data, that is your normal, earnings reports, your analyst reports, Yeah. all the normal things that, a fundamental manager would look at. And AI is being used to basically enhance or get more out of that information. और जो alternative data होता है, so that is something I think it's a little different. It's basically आज के जो ज़माने में लोग वेबसाइट ब्राउज करते हैं तो पता चलता है कि कौन से साइट पे जाता है. दैट्स अ गुड इंडिकेशन कि मतलब शायद वो कंपनी में इंटरेस्ट बढ़ गया है. इफ़ यू लुक एट इंडिविजुअल्स क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, पता चलता है कि वो पैसे कहाँ पे स्पेंड कर रहा है. दिस इज़ ऑल्टरनेटिव डेटा. तो we feel that when you use traditional data and alternative data, you can actually get a lot more meaningful insights. And I say it's a combination of the two, but very much human involved because these insights are being thought of by humans, created by humans, and then used by humans. There's always so much. आजकल इतना talks हो रहा है around AI taking over human, jobs and whatever. But I think it's such a beautiful way of understanding कि AI is just an enabler, and it will probably make you more efficient. But it probably will not eat away your part of the work, your share of the work. Absolutely. I mean, जब Microsoft Office का suite निकला था and we got PowerPoint and Word and Excel, it couldn't replace the human brain. वो सिर्फ tools देता है to make your job more efficient, to put information out in a more logical manner, to compute things differently. AI वैसा ही है. It's a tool जो हम use कर सकते हैं to be better at our jobs. So can you give us some examples कि mutual fund industry जो है वो AI को कैसे use कर रहा है to become better in terms of portfolio construction maybe? Sure. So I think जो मैंने एक example बोली थी वो बहुत ही helpful है, which is consumption of data. अगर आपको स्टॉक के बारे में जानना है तो जितना आप स्टॉक के बारे में पढ़ोगे वो उतना इम्पोर्टेंट है. या तो यू कैन गो टू मैनेजमेंट मीटिंग्स, या तो यू कैन रीड सब एनालिस्ट के रिपोर्ट्स, या यू कैन पो थ्रू अर्निंग्स रिपोर्ट्स. नाउ अगर आप AI के माध्यम से
यू कैन यूज AI टू सी के मैनेजमेंट ने क्या बोला था, जो बोला था उसमें वर्ड्स कितने पॉजिटिव थे, कितने नेगेटिव थे, और उससे यू कैन गेट सेंटिमेंट के मैनेजमेंट का सेंटिमेंट क्या है. यू कैन यूज द सेम AI टू लुक एट ऑल दी एनालिस्ट रिपोर्ट्स. ऐसे नहीं कि अगर मैं एक इंसान हूँ मैं 10 रिपोर्ट पढ़ सकती हूँ. AI के माध्यम से आप सारे रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो. तो दैट ऑल्सो हेल्प्स. सो यूजिंग दीज थिंग्स, आप अगर आपको 5 स्टॉक देखने हैं या 1000 स्टॉक देखने हैं, इट बेसिकली मेक्स द प्रोसेस अ लॉट मोर स्केलेबल. Okay, wonderful. So I think let's jump back to the theme and let me ask you this question कि अगर हम जियो फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो उसमें जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो लार्ज कैप कंपनीज हैं. So do you guys have any plans to incorporate more mid cap stocks in the portfolio? हमारा जो फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी है वो बेंचमार्क अवेयर है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम जब भी रिस्क के बारे में सोचते हैं या रिटर्न के बारे में सोचते हैं, हम ऑलवेज वर्सेस द बेंचमार्क सोचते हैं. और ये कैटेगरी का बेंचमार्क है द निफ्टी 500. ये स्ट्रैटेजी में अगर माय मॉडल, और अगर मुझे कोई स्टॉक पसंद है तो हाउ डू आई एक्सप्रेस दैट व्यू? मैं वो व्यू ऐसे एक्सप्रेस करती हूँ बाय अप वेटिंग दैट नेम वर्सेस द बेंचमार्क. अगर मुझे कोई स्टॉक बहुत पसंद ना हो तो वो व्यू कैसे एक्सप्रेस करते हैं? आइदर नॉट होल्डिंग द स्टॉक या उसका बेंचमार्क से वेट कम करना. तो हम जो सारी डिसीजंस लेते हैं ये फंड में वो एक्टिव स्पेस में लेते हैं, और एक्टिव जस्ट मीन्स वर्सेस द बेंचमार्क. तो ऑल्सो ये स्ट्रैटेजी में हम रिस्क बहुत टाइटली कंट्रोल कर रहे हैं. तो वे रनिंग एट एन एक्टिव रिस्क ऑफ 2 to 4% टू द बेंचमार्क. तो व्हाट दैट मीन्स इज हम सारे बेट्स बेंचमार्क के आधारित लेते हैं. तो वो हिसाब से जो बेंचमार्क का कॉम्पोजिशन है वो उस आधार से हमारा पोर्टफोलियो का भी कॉम्पोजिशन है. तो अगर बेंचमार्क में ज़्यादा लार्ज कैप नाम है तो हमारे फंड में भी ये दिखेगा, अगर कम है तो वो दिखेगा. तो इट्स नॉट एन इंडिकेशन ऑफ प्रेफरेंस फॉर लार्ज ओवर स्मॉल, इट्स जस्ट द वे द प्रोसेस इज रन. ओके. सो इट्स पॉसिबल कि अगर प्रोसेस के हिसाब से कल आपको लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादा मिड कैप्स या ज़्यादा स्मॉल कैप्स होने चाहिए, दैट विल कम इन. एब्सोल्युटली. एंड इनफैक्ट जैसे स्मॉल कैप्स मिड कैप बन जाते हैं और मिड कैप लार्ज कैप, जो सालों से होता आ रहा है, बेंचमार्क का कॉम्पोजिशन भी वैसे ही बदलता है. एंड वी आर यूजिंग दैट टू इन्फॉर्म आवर डिसीजंस बिकॉज हमको रिस्क टाइटली कंट्रोल करना है ये पोर्टफोलियो में. Okay, so Tanvi, when we talk about flexi cap as a category, बहुत सारे flexi cap funds हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि most of the flexi cap funds are large cap heavy, right? And for whatsoever reason, आप मुझे ये बताइए कि अगर एक flexi cap fund को कुछ थोड़ी अलग अप्रोच फॉलो करनी है टू जनरेट अल्फा, तो उनको क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन अमृता. तो ऑनेस्टली जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है वो काफ़ी क्राउडेड है. इसीलिए हमने सोचा कि हम कुछ अलग करते हैं, और इसलिए हमने SAE इन्वेस्टमेंट जो फ्रेमवर्क है वो लेके आए फ्लेक्सी कैप में. तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ टेक्नोलॉजी लेड, डेटा ड्रिवन, रूल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क. इसमें हम क्या करते हैं? बेसिकली हम बहुत से नाम में स्मॉल बेट्स लेते हैं. इससे क्या होता है? पोर्टफोलियो बहुत डिवर्सिफाई हो जाता है. अगर हम थोड़े ही नाम लेते तो इफ दोज नेम्स परफॉर्म वेरी वेल, इसका फ़ायदा ये फंड में नहीं होगा. पर अगर वो सेम थोड़े नाम बहुत ही खराब परफॉर्म करते तो उसका घाटा भी ये फंड में नहीं होगा. जो डिवर्सिफाइड फंड है, हमारा बेट ये है कि बाय होल्डिंग स्मॉल बेट्स इन मैनी नेम्स वी आर एबल टू जनरेट small alphas across the entire sort of all the stocks that we hold. And over time, these small alphas will compound and the fund will deliver the performance that we like. We're also very risk aware. So we are a risk aware, bench aware and cost aware strategy. When I say risk aware, वही बात कि जो benchmark का है, we have a tight band के benchmark से हम कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं. और ये रिस्क कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब मार्केट्स इतने अच्छे नहीं होते. जब थिंग्स आर गोइंग वेल, पीपल हैव डबल बैगर, ट्रिपल बैगर, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है. पर वो जब से मार्केट फ्लिप हो जाता है और लॉसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है. तो इसीलिए हम ये ऐसे ही अप्रोच लेके आए हैं टू गिव रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ, मतलब साथ में देख के. ओके. सो तन्वी, इंडिया में इतने सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं एंड वी आल्सो नो कि मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सी कैप फंड्स आर लार्ज कैप हैवी. तो अब हमें ये बताइए कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वो ऐसा क्या अलग कर सकते हैं टू जनरेट अल्फा? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन अमृता. तो जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है वो काफ़ी क्राउडेड है, और इसीलिए हमने सोचा कि हम कुछ अलग करते हैं. और इसीलिए हम ये SAE फ्रेमवर्क लेके आए हैं. इसमें हम क्या करते हैं? इसमें इंस्टेड ऑफ कि हम
थोड़े स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा बड़े बेट्स ले, हम मल्टीपल स्टॉक्स में स्मॉल बेट्स लेते हैं। तो कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल फ्लेक्सी कैप फंड आप देखोगे कि हमारे फंड में होल्डिंग ज़्यादा है, एंड दैट अगेन इज विद दिस सेम आइडिया। अगर हम थोड़े ही स्टॉक्स होल्ड करते और अगर वो स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते तो शायद ये फंड में उसका बेनिफिट नहीं दिखेगा। तो जब वो थोड़े से स्टॉक्स खराब परफॉर्म करेंगे तो उनका मतलब जो लॉस है वो भी थोड़ा म्यूटेड रहेगा, बिकॉज हमारे बेट्स इतने बड़े नहीं है। आइडिया ये है कि बहुत से नाम में जब हम स्मॉल बेट्स रहते हैं तो पोर्टफोलियो का रिस्क कंट्रोल होता है, और जो इंक्रीमेंटल स्मॉल अल्फा रहता है, कोशिश ये है कि वो कंसिस्टेंटली स्मॉल अल्फा बनता रहे, वो ओवर टाइम कॉम्पाउंड होता रहे, और हमारा जो मैंडेट है वो हम डिलीवर कर सके। ये जो स्ट्रैटेजी है ये रिस्क अवेयर है, कॉस्ट अवेयर है और बेंच अवेयर है। कॉस्ट अवेयर मतलब जब भी हम रिबैलेंस करते हैं हम कॉस्ट को फैक्टर करते हैं। बेंच अवेयर का मतलब ये है कि हमारे सारे डिसीजंस एक्टिव स्पेस में लिए जाते हैं। और रिस्क अवेयर का मतलब ये है कि वी ऑलवेज हैव अ टाइट बैंड के पोर्टफोलियो में कितना रिस्क लेवल होना चाहिए। द आइडिया है कि जितना हम रिटर्न बना रहे हैं वो रिस्क के अप्रोप्रिएट हो। So can you tell us कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं on an average? Sure. So normally on an average it can be anywhere from 100 to 150. Okay. Usually around 120, 140 वो रेंज में रहते हैं। Okay. So now tell us something. Like I said कि इतने सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, तो एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे अपने लिए एक फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट करना है, एंड लेट्स से कि हम ये भी बोलते हैं ना कि अगर आपको फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो स्टॉक्स में, तो आप क्या करते हो कि आप कीपिंग एवरीथिंग सेम, आप पी रेशियो देख के बोलते हो कि जिसका कम पी ही है आई विल टेक दैट, राइट? सो टेल अस इन फ्लेक्सी कैप फंड्स वो कौन से मेट्रिक्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए while I'm selecting between two flexi cap funds? मेरे हिसाब से आप when you're looking at flexi cap funds or for that matter any funds, सिर्फ रिटर्न को देखना अप्रोप्रिएट नहीं है। इनफैक्ट जब भी रिटर्न हम देखें वी शुड ऑलवेज लुक vis-a-vis रिस्क। तो देयर आर कपल ऑफ मेट्रिक्स जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है। वन इज इंफॉर्मेशन रेशियो। दिस इज बेसिकली एक्सेस रिटर्न ओवर रिस्क। अगर फंड का IR शॉर्ट फॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन अगर हाई है तो यू आर गेटिंग मोर रिटर्न फॉर द रिस्क यू आर टेकिंग। अगर IR लो है तो यू आर गेटिंग लो रिटर्न फॉर द रिस्क यू आर टेकिंग। नाउ इफ यू आर टेकिंग रिस्क यू शुड बी रिवॉर्डेड, सो यू शुड लुक फॉर स्ट्रैटेजीज विद अ हायर IR. Another thing to look at is true to label. आप जो फंड बोल रहा है कि वो करेगा वो एक्चुअली कर रहा है कि नहीं। अगर आपने फ्लेक्सी कैप में पैसे डाले हैं तो इज इट अ फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी या वो 50% कैश में है? बिकॉज यू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्ट्रैटेजी इट्स फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। Another thing to look at is active share. तो अगर एक्टिव फंड है तो एक्टिव शेयर ये चीज़ है, इट टेल्स यू कि वो पोर्टफोलियो बेंचमार्क से कितना अलग है। अगर हम एक्टिव एक्विटी में डाल रहे हो तो यू आर पेइंग अ फी फॉर द एक्टिव एक्विटी, सो यू वुड लाइक कि आपका मैनेजर ऐसा पोर्टफोलियो बनाए जो बेंचमार्क से अलग हो। सो हायर एक्टिव शेयर वुड इंडिकेट मोर एक्टिव डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट मैं एक्टिव रिस्क की बात करूंगी। सो एक्टिव रिस्क इज बेसिकली योर वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न। अगर फंड का रिटर्न बहुत ही हाई है पर एक आध बार हाई है और फिर बहुत लो है, इट्स नॉट कंसिस्टेंट। आइडियल ये होगा कि जो आप फंड सिलेक्ट करें वो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे, उसकी वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न इतनी ना हो। Okay. So when you say consistency and you say कि रिटर्न का हिस्ट्री थोड़ा देखना चाहिए, तो कितने साल का कंसिस्टेंसी देखना चाहिए? So that's an interesting question, और आई थिंक वो ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की स्ट्रैटेजी देख रहे हो। कोई भी मतलब फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इट्स मोर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। यू शुड बी लुकिंग एट 1, 3, 5 years। 3-4 महीने में देखने से कोई फायदा नहीं है। But do you think 1 या 3 years be sufficient? Honestly, 5 years would probably be a good way to look at it. But you can get a good indication 6 months, 1 year, 3 year कि जो फंड बता रहा है वो एक्चुअली कर रहा है कि नहीं। और ऐसे इनफैक्ट फॉर द शॉर्टर टर्म्स ये जो शॉर्टर जो टाइम फ्रेम्स होते हैं उसके लिए जो एक्टिव रिस्क इंफॉर्मेशन रेशियो ये भी वेरी इन्फॉर्मेटिव है। यू डोंट हैव टू वेट के 5 का रिटर्न छपे और फिर मैं फंड में इन्वेस्ट करूँ। दीज काइंड ऑफ ऑल्सो हेल्प कीप ट्रैक ऑफ कि ये फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, हेल्थ कैसा है। Okay. So now also help our investors understand कि अगर मुझे ये सारे ratios track करने हैं तो मैं कहाँ से track करूँ? फैक्ट शीट में जो एक बहुत ही कॉमन डॉक्यूमेंट है जो सारे इन्वेस्टर्स देखते हैं, आई डोंट थिंक ये सारे रेशियोज उसमें रहते हैं। सो देन वेयर डू आई गो टू चेक ऑल दिस इंफॉर्मेशन? सो आई थिंक आजकल की जो यूथ है वो बहुत ही savvy है। उनको एग्जैक्टली पता है
वो लोग AI यूज़ करते हैं, Yeah. चैट GPT यूज़ करते हैं. अगर आप सिंपली पूछो कि मुझे ये फंड के ये सारे मेट्रिक्स दे दो, 5 सेकंड में सब आपको दे दिए Okay. जाएंगे. Okay. और अगर आप मोर ओल्ड फैशन हो तो फंड मैनेजर के इंटरव्यूज़, जो आपके सारे प्लेटफॉर्म्स है, दे डू अ वेरी गुड समरी ऑफ ये फंड का ये कितना मेट्रिक Sure. है. एंड इन फैक्ट आई थिंक गाइडलाइंस भी नए आए हैं वे दे आर इनकरेजिंग के फंड हाउसेज डिस्क्लोज के फंड का IR क्या है, फंड का रिस्क क्या है. Okay. तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड टू गेज. You know, it's interesting because हम जब भी फंड मैनेजर्स या when we talk to people from the industry, एक जो स्टैंडर्ड आंसर में मिलता है कि ऑफ कोर्स आप रिटर्न्स देखिए, बट उसके अलावा वी डोंट नेसेसरली गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कि हमें क्या एग्जैक्टली देखना चाहिए. एंड आई थिंक दिस वाज अ लिटिल मोर टेक्निकल इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द राइट फंड फॉर योरसेल्फ. सो थैंक यू फॉर दैट. Sure, of course. Okay, so in your FlexiCap fund, you also do a lot of rebalancing in the systematic portfolio. तो आप हमें ये बताइए कि इसका फायदा क्या होता है? Sure. So if you take a step back, rebalance होता क्या है? Yeah. It's basically you're just buying and selling names to bring your portfolio back to your target. Yeah. मैं आपको simple example देती हूँ. Let's say आप एक गार्डन प्लांट कर रहे हो. Yeah. उसमें आपने 50% ग्रास Hmm. ग्रो किया और 50% रोजेस ग्रो किए. Yeah. और बहुत बारिश होती है एक महीने के लिए. Hmm. और वो गार्डन बन जाता है 80% ग्रास एंड 20% रोज. सो मोर लाइक अ वाइल्ड लॉन. अभी आप क्या करोगे? आप थोड़ा ग्रास को पेयर डाउन करोगे, थोड़े और रोज पौधों को Plant लगाएंगे टू हाँ. ब्रिंग इट बैक टू व्हाट यू वांट. Yeah. रीबैलेंसिंग एग्जैक्टली वही होता है. जो पोजीशंस बढ़ गए हैं बहुत, उन्हें थोड़ा कम करना एज पर योर टारगेट, और जो घट गए उन्हें थोड़ा और चांस देना. Right. हमारी जो फ्लेक्सी कैप फंड है, बिकॉज सिस्टमैटिक है, हमारा रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ा हायर है. Okay. पर ये नहीं हम वीकली रिबैलेंस करते हैं, पर ये नहीं कि हम हर वीक पूरा फंड Portfolio, चर्न करते हैं. थोड़े ओवरविट्स बढ़ा देते हैं, थोड़े अंडरविट्स कम करते हैं. Okay. मे बी कपल ऑफ नेम्स कम इन, कपल गो आउट. इट्स नॉट चेंजिंग द एंटायर पोर्टफोलियो, इट्स जस्ट ब्रिंगिंग दैट पोर्टफोलियो Mhm. to its target. It's Okay. allowing you to incorporate the new information you're getting into your portfolio. Okay, okay. So let's say कि I'm a new investor और मुझे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ नहीं पता है, और किसी ने मुझे बोला है कि यार तुम फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करो, इट्स अ ग्रेट कैटेगरी एंड ये शायद आपके पोर्टफोलियो का पहला फंड होना चाहिए. ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि एज एन इन्वेस्टर मुझे जो अगर फ्लेक्सी कैप का प्रोसेस समझना है तो हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट. तो आप एक लेमैन को ये समझाइए कि फ्लेक्सी कैप का प्रोसेस क्या होता है. Sure. तो मैं अपने फंड की बात करूंगी, अपने फ्लेक्सी कैप प्रोसेस की बात करूंगी. इसमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं. एक है स्कोर्स. तो जो भी स्टॉक्स हमारे यूनिवर्स में है, इन आर केस निफ्टी 750 स्टॉक्स हम देखते हैं, राइट. वो सारे नामों का एक स्कोर होता है. Score is just a ranking of the names, which Okay. you like more, which you like less. And these scores are derived using that traditional data, which is, fundamentals, earnings, Yeah. and then also using alternative data, Okay. like the credit card transactions, one example I gave you. वो हिसाब से हर नाम का एक स्कोर होता है. नेक्स्ट हमारा एक प्रोप्राइटरी रिस्क मॉडल है. तो वो रिस्क मॉडल बताता है कि वो स्टॉक ओन करने से पोर्टफोलियो का रिस्क कितना बढ़ेगा. Okay. तीसरा हमारा एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट मॉडल है. तो आउटसाइड ऑफ कमीशन एंड चार्जेस वो तो है ही, वो ऑल्सो बताता है कि ट्रेड करने का वो नाम इम्पैक्ट क्या होगा, स्लिपेज क्या होगी, अगर वो नाम एग्जिट करना हो तो कितने दिन लगेगी. तो लिक्विडिटी प्रोफाइल का भी होता है एनालिसिस. और चौथा होता है फंड मैनेजर इनपुट. तो मैं और मेरे जो को फंड मैनेजर है साहिल चौधरी, हम लोग कंस्ट्रेंट्स डिसाइड करते हैं Okay. कि हर एक स्टॉक जो फंड में है उसका मैक्सिमम वेट क्या होना चाहिए, सेक्टर का बैंड क्या होना चाहिए, किस एक्टिव रिस्क पे फंड चलाना है, वो सारी चीज़ें. तो Okay. ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली, सो दैट इज़ योर स्कोर, Okay. रिस्क मॉडल, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मॉडल एंड फंड मैनेजर कंस्ट्रेंट्स. ये सारी 4 चीज़ जाती है ऑप्टिमाइजर में. Okay. और आप पूछोगे ऑप्टिमाइजर क्या है. Yeah. इट्स अ फैंसी वर्ड टू जस्ट से इट्स एन इटरेटिव और रिपेटिटिव प्रोसेस Okay. to give you the best outcome for the constraints you have defined. Okay. तो अगर ये फंड में मेरा मैंडेट है कि मुझे रिटर्न जनरेट करना है रिस्क अवेयर होते हुए, तो ये चारों चीज़ों को लेके वो मुझे आइडियल पोर्टफोलियो देगा. Okay. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्क्रीन. तो दिस इज अ सब्जेक्टिव स्क्रीन दैट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट टीम्स एक्सपर्टीज. Okay. अगर ऐसे कोई भी नाम है 750 स्टॉक्स में जिसका हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में या तो दिक्कत लग रही है या बहुत श्योर नहीं है, जो शायद सिग्नल कैप्चर ना कर पाए, Okay. तो वो नेम हम डिसाइड करते हैं कि हमें रखने हैं फंड में, और रखने हैं तो शायद हमें वो वेट बेंचमार्क तक सीमित करना है. Okay. तो दिस इज बेसिकली हाउ आवर प्रोसेस वर्क्स. Okay. Okay. So now let's talk a little bit about SIPs, because I do believe कि SIP एक बहुत ही अच्छा अप्रोच होता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि
आज के टाइम में मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है, बिकॉज आप 500 रुपए की, अभी सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड 250 रुपी SIP, राइट? सो विच मीन्स आप में से एवरी इंडियन सिटीजन टुडे कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स विदाउट द टेंशन कि यार मुझे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एक्विटीज़ में जाएगा एंड आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट इट, राइट? तो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में अगर मान लीजिए हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो SIP के ज़रिए हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट SIPs। और ये भी बताइए कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझसे पूछते हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि मेरा SIP अमाउंट कितना होना चाहिए, राइट? सो आप अपना पर्सपेक्टिव बताइए दानवी, एंड मे बी टॉक अबाउट योर SIP जर्नी इन द प्रोसेस। श्योर। सो आई थिंक जो SIP जो क्रिएट किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि इट फोर्सेस इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। SIP क्या होता है? इट इज़ बेसिकली एन एलोकेशन ऑफ मनी एट अ रेगुलर केडेंस इनटू अ फंड ऑफ योर चूजिंग। इन टर्म्स ऑफ कितना SIP करना चाहिए, वो गोल बेस्ड होता है। तो लोग होते हैं जिनके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, या तो उनको गाड़ी खरीदनी है, या तो लोन पे ऑफ करना है, या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई या शादी का फंड। तो आई थिंक जो SIP का अमाउंट होता है वो गोल के आधारित होता है कि आपका क्या गोल है और उसके लिए आपको क्या सेव करना है। तो आई थिंक वन थिंग आई विल डेफिनेटली से कि अगर आप SIP नए हो तो मे बी स्टार्ट स्मॉल। थोड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करो, थोड़ा मार्केट्स का एक्सपीरियंस लो, एंड देन विद टाइम जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा एंड यू फील मोर कंफर्टेबल एंड मे बी आपका डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ता जाएगा, तब जाके फिर आप थोड़ा SIP में इंक्रीज करो। इट इज जस्ट अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू इंश्योर के चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, आप थोड़ा पैसा डालते जाओ। So, I meet a lot of students on a very regular basis. I work very closely with students, college students, and मैं उनको हमेशा बोलती हूँ यार तुम 500 रुपए की SIP से शुरू करो, you'll make your mistakes. आप अपनी कॉलेज लाइफ में ही बहुत सारी गलतियां करोगे, शायद गलत फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, शायद पैसा उतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, पर एटलीस्ट जब आप काम करना शुरू करोगे आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि SIP होती क्या है, और जब आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो शायद आप वो गलतियां नहीं करोगे जो आपने कॉलेज में करी थी इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। सो आई डू बिलीव कि SIP एक बहुत इट्स अ ग्रेट वे ऑफ गेटिंग कंपाउंडिंग ऑन योर मनी, एंड आई थिंक कंपाउंडिंग एक शायद बज़वर्ड है, लेकिन लगता है लोगों को बज़वर्ड है, लेकिन आई थिंक कितने सारे लोगों ने जो है इसका फायदा उठाया है इफ यू स्टेड इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। सो आई डू थिंक इट्स अ ग्रेट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो आप ये बताइए कि आपने अपना SIPs कब शुरू किया था, एट व्हाट एज? I'll add one more thing on that, right? I think जो SIP है जो वो करता है, it inculcates good habits. Okay. चाहे छोटा हो या बड़ा, just the act of doing an SIP on a regular basis, it keeps you very disciplined and it ensures कि आपकी, अगर आप जितना young start करो, इट्स गुड बिकॉज वो जो हैबिट्स है वो यूथ में ही अच्छी बढ़ जाती है। फिर जैसे आपने कहा वैसे मार्केट गोज अप बिग, इफ यू हैव मोर मनी, आपको वो कंफर्ट लेवल रहता है। एग्जैक्टली। लाइक आई से कि हर चीज आपकी लाइफ में जो कन्वीनियंस है, if anything which works, any good business today, right, look at it, अगर वो आपकी लाइफ में कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है तो वो सक्सेसफुल है। SIPs हमारी लाइफ में कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं, right? Because I have to do nothing to really invest my money. So 100%. Yeah. So let's get talking about yourself, right? So थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने अपना पहला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किस एज में किया था, and tell us a little bit about your investment journey. Sure. So I'll talk about my first investment. मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। Oh wow. मैं तब जूनियर कॉलेज में साइंस। So you are like a mini Warren Buffett, because I think Warren Buffett started off very early, right? नहीं, इतनी हाई प्रेस तो नहीं। उन्होंने 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग शुरू किया था। मेरी जर्नी आई डोंट थिंक इतनी एक्साइटिंग है, पर मैं 11th में थी, मैं साइंस पढ़ रही थी। और टू बी ऑनेस्ट, अनलाइक मिस्टर बुफे, तब मुझे इन्वेस्टिंग का कुछ पता नहीं था। मैं कुछ जानती नहीं थी, पर मुझे एक बहुत ही नाइस एकेडमिक स्कॉलरशिप मिली थी, और मैंने याद किया कि मैथ्स में तो हमने कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ा था। तो मैंने वो पैसे लिए। एट दैट टाइम वो लगा बहुत ही बड़ी रकम है। एक्चुअली अभी देखो तो क्वाइट छोटी थी, पर वो आई वाज वेरी प्राउड कि मतलब इतना पैसा आया स्कॉलरशिप से पढ़ाई करके, तो इसको मैं कंपाउंड करती हूँ। तो मैं सीधा बैंक गई और मैंने FD खोल दी। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय इन्वेस्टिंग जर्नी एंड आई हैव नेवर लुक्ड बैक। Wow. Okay. So, I started investing when I was in engineering. We were just talking about it. And I started with a 500 rupee SIP in my first semester. And I went to Singapore for my MBA. All my education was funded by me. Didn't take any loan because all my investments took care of my fees. It's so inspiring. Yeah. So I take a lot of pride in saying that, agar as a 18-year-old, you could start your investment journey, और आप एक बहुत बड़ा amount अपने लिए fund कर सकते हो, then SIPs can do anything. So, yeah. Definitely agree. Yeah.
So, तन्वी आप ये बताइए कि you've been investing since you were in 11th standard. तो अभी you have 2 kids. So आप ये बताइए कि आप अपने बच्चों को इन्वेस्टिंग के बारे में कैसे सिखाती हैं? Do you really talk to them about savings? You know, like as a mother, I do a lot. हम बोलते हैं कि तुम्हें पैसा कमाना है तो वो जो भी काम करते हैं घर में हम उनको उसके लिए थोड़ा पैसा देते हैं. And then we tell them कि इसका एक पोर्शन आप बचाओगे और उसका एक पोर्शन you can buy whatever you want. So we are trying, you know, as parents कि हम उनको थोड़ा बहुत सिखा पाएं savings के बारे में. So what do you do? Is there anything specific that you and your family do to inculcate this? Sure, that's a good question. So I have a 6-year-old daughter and a Yeah. 3-year-old son. Yeah. और जब भी हमारा नया फंड लॉन्च होता है मेरी बेटी बोलती है मम्मा फंड लॉन्च है एंड आई वाज लाइक फंड दोनों सेम ही है. वो बहुत छोटे हैं बट आई डू ट्राई टू टीच देम द वैल्यू ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन. कि अगर आपके पास आज एक है Yeah. जो कल 2 बन सकती है, व्हाट डू यू प्रेफर? Often the answer, unfortunately, mama chocolate abhi chahiye. Yeah. But I'm hoping at some point it will click in their mind कि sometimes having that patience, having that discipline, waiting will yield a better result. Yeah. तो मेरे दोनों बच्चों के नाम पे, you know, we make sure my husband and I that we have SIPs, we invest, ताकि जो आपने कहा कि जब वो बड़े हो, that can fund their education. Yeah. And अगर हम उनके नाम पे अभी करते तो जब उनकी बारी आएगी और वो कमाएंगे, Yeah. स्कॉलरशिप ही सही या तो जॉब करके, तो उनको भी वो आइडिया हो कि ये SIP करने से कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या है. अगर मैं बताऊंगी मेरी बेटी को कि जब आप 6 साल की थी मैंने इतना डाला था और अब 20 साल के बाद ये इतना हो गया है, दैट विल बी प्रूफ इन द पुडिंग इटसेल्फ फॉर हर कि Yeah. इससे बहुत फायदा हो सकता है. Yeah. Yeah. I mean, जब मैं छोटी थी और ऐसे एनवेलप्स मिलते थे, Yeah. तो माँ सेव करती थी और Yeah. जाके कुछ ज्वेलरी खरीद देती थी. Yeah. Because that time was all about gold. Gold. But I think now we know better कि that was also great, Yeah. but diversify भी कर सकते हैं. Yeah. So generation has changed. Okay. So, you know, now since you said a little bit about gold, I think एक question मैं आपसे gold के बारे में पूछना चाहूंगी. So much frenzy around gold, right? तो आप मुझे ये बताइए तन्वी कि अभी के समय में क्या गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, गोल्ड एंड सिल्वर क्या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है? I think गोल्ड एंड सिल्वर जो कमोडिटीज है स्ट्रॉन्ग है, सालों से है. जब Yeah. भी वर्ल्ड में टर्मोइल होता है, अनसर्टेनिटी होती है, they've always been a safe haven. I don't Yeah. think ये कभी बदलेगा. तो I mean at this time to say कि सही है या गलत, हर एक जो है उसकी इन्वेस्टिंग जर्नी डिफरेंट टाइम स्टार्ट होती है. यू कैन से कि आज गोल्ड काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये अगर ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं तो कोई नहीं बता सकता. Yeah. But I do feel like in a truly diversified portfolio, there's a room for everything. There's Yeah. a room for equities, there's a room for debt, and there's also a room for commodities. Okay. So, if I were to just break up the portfolio and let's say कि मेरे पास 20,000 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए, and let's say कि मेरे 1 या 2 लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, बाकी सारे मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, तो मेरा पोर्टफोलियो, हाउ डू आई स्ट्रक्चर माई पोर्टफोलियो? तो मुझे कितना इक्विटीज में डालना चाहिए, कितना डेट में, कितना गोल्ड में? So I think that's also a very individual question depending on आपका circumstance, आपके पास कितने पैसे, आपका गोल क्या है, आपको कब चाहिए. Right. I think rule of thumb is कि जब आप यंग होते हो तो आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा हो सकता है एंड यू कैन इन्वेस्ट मोर इन एक्विटीज बिकॉज यू हैव अ लॉन्गर टाइम फ्रेम एंड अ लॉन्गर टाइम होराइजन. Sure. जैसे ही आपकी एज बढ़ती है और आपके कमिटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ता है दैन थोड़ा एक्विटीज का कम हो जाता है और थोड़ा डेट में ज़्यादा हो जाता है. Yeah. सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर इन द स्पेक्ट्रम, how much you have and what your goal is. Okay. Okay. Firstly, a very happy Women's Day Happy to you. Women's Day to you as Thank well. you so much. And I would like to wish all my, all the beautiful girls who watch this show, please, do something interesting for yourself. Go pamper yourself. A very happy Women's Day to all of you. And I think ये बिल्कुल सही समय है to ask you this question about women and investing. Mhm. तो मैं पिछले 10 सालों से इन्वेस्टर्स के साथ बात करती हूँ about investments. I teach them about investing and we talk about mutual funds. And I remember कि women investors पहले बहुत कम होते थे. अभी of course पिछले I think 4-5 सालों में शायद कोविड के बाद even women have understood the value of investing. So give us your experience, Tanvi, when it comes to women and investing. तो पहले तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में how many women investors do we have? क्या आपके पास कुछ statistics हैं? And tell us कि एक म्यूचुअल फंड में why is it that women also should invest? गुड क्वेश्चन. आई थिंक कि मेरे पास स्टैट्स नहीं है पर मैं जब भी कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ, इन्वेस्टमेंट में जाती हूँ, आई ऑलवेज फील कि दे कैन बी मोर वुमेन. Yeah. So I do think that there is a work to be done and we Yeah. can definitely hopefully inspire more women to join the industry. Yeah, absolutely. I honestly believe that no matter which industry you are in, also mutual fund industry, it is very important to have a gender
sort of balanced team. Sure. There are some skills that women bring to the table, and there are some that men bring. But together, that team becomes stronger. You know, I'm often joke karte when we look at women. You know, they are very generic things, but you know, sometimes women are more risk averse. कोई बात वो ना छोटी छोटी चीज़ें देखती है या ज़्यादा पेशेंस होते हैं बच्चों के बाद, you know, often. But I think all of these things can actually be a strength of women in the financial services industry. I think the patience, a different approach, a different view, ability to multitask, I think this can bring very complementary skills. You know, studies show that any team benefits from diversity of thought, diversity of age, experience, and gender. So I think it's very important. I think men are very important, and so are women. But having a truly balanced team, especially in financial services industry, definitely makes it a more comprehensive team. Okay. So आप हमारे women investors को कुछ बोलना चाहेंगे in terms of investing? Any thoughts that you would like to tell them? I think one thing I would like to say is, I think often, you know, बहुत सारे women डरते हैं investing से, या तो समझ नहीं आता या तो बोलते कि नहीं मेरे husband या भाई या पापा देख लेंगे. I would say take control of your own future. आजकल इतनी tools है to understand, to simplify, to make sense of it. It's important to take interest and to, you know, invest in it. This idea of Atmanirbharta, being self-reliant, is very important. And more so, it will give women the confidence to handle, you know, any situation that life throws your way. ये बताइए कि and I ask this to all my guests कि अगर आप, if you were to go back in time and change one thing about your investing journey, ऐसी कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि अगर मैं change कर पाऊँ तो मैं करना चाहूँगी, maybe as a fund manager, maybe as an investor, वो क्या होगा? I think one thing maybe would have been to maybe start my equity journey sooner. Okay. So जब मैं 11th में थी मैंने FD खोला. इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इतनी फिनोमिनल रही है दैट शायद अगर मैं वो टाइम में इक्विटी में डालती तो मेरा रिटर्न बेटर होता. तो मे बी यू नो इवन जस्ट सिंपल इक्विटी फंड्स वुड हैव बीन गुड. आई ऑल्सो थिंक वन थिंग आई वांटेड टू ऐड वाज, यू नो, व्हेन जब मैं छोटी थी मेरी माँ हमेशा मुझे कहा करती थी कि अगर दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो आपका एजुकेशन, आपकी डिग्रीज है. तो जितने भी मतलब यंग गर्ल्स और इवन बॉयज़ अगर ये देख रहे हैं तो मैं सिर्फ वही बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी टॉपिक में इंटरेस्ट है, इंक्लिनेशन है, तो जाके पढ़ाई करो, डिग्री लो, सर्टिफिकेशन लो. जो नॉलेज का वेल्थ है वो कभी कम नहीं होता है लाइफ में. एंड आई रियली फील इट हैज बेनिफिटेड मी इन माय करियर एंड आई थिंक इट्स अ गुड एडवाइस आई वुड लाइक टू पास फॉरवर्ड. Wonderful. I think that's a great ending to the podcast. Thank you so much, Tanvi. I think it was a great conversation. I had a great time. And, I do hope कि हमारे जितने भी viewers हैं उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. So thank you so much for your time, Tanvi. Thank you so much for having me. I've had a great time as well. Wow, that was such a wonderful conversation with Miss Tanvi. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. और आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, स्पेशली अबाउट फ्लेक्सी कैप फंड्स. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज़ कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस तन्वी से ये पूछा कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड्स क्यों होने चाहिए. शी सेज़ कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो एक इन्वेस्टर के कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए, बिकॉज फ्लेक्सी कैप फंड्स फ्लेक्सिबल होते हैं. इसमें फ़ंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टू स्विच बिटवीन लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, जिसकी वजह से जो है एक इन्वेस्टर को सारे मार्केट कैप्स का एलोकेशन मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनारियो. अब एक फ्लेक्सी कैप फंड का एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन होना चाहिए वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है एक इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर एंड हिज और हर रिस्क एपेटाइट. फिर हमने मिस तन्वी से पूछा कि SAE विच इज़ सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी का मतलब क्या है. सो शी सेज़ कि ये एक रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच है जो ब्लैक रॉक पिछले 40 साल से ग्लोबली यूज़ कर रहा है. सो शी सेज़ कि ये एक टेक्नोलॉजी लेड डेटा ड्रिवन अप्रोच है या फ्रेमवर्क है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में उनकी मदद करता है. तो SAE और AI में जो डिफरेंस है, शी सेज़, इसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो एक मशीन को ट्रेन करता है टू थिंक लाइक अ ह्यूमन, वेयर एज जो SAE है वो एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो ह्यूमन एक्सपर्टीज़ और मशीन पावर को यूज़ करके स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में अप्लाई करता है. तो शी सेज़ कि जो AI है वो डेटा को एनहांस करता है, लेकिन जो SAE है वो उस डेटा को लेके एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने फ्रेमवर्क में या इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में अप्लाई करता है.
फिर हमने मिस तन्वी से पूछा कि जो जियो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो सिर्फ लार्ज कैप्स हैं, तो ऐसा क्यों है? सो शी सेज कि जो जियो फ्लेक्सी कैप फंड है वो जो बेंचमार्क है उससे बहुत ज़्यादा डिविएट नहीं करना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज होंगी तो ये फंड भी एक्टिवली अपने एलोकेशन को चेंज करेगा। फिर हमने मिस तन्वी के साथ ये डिस्कस किया कि इंडिया में बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं विच आर लार्ज कैप हैवी, तो अल्फा कैसे जनरेट किया जाए? सो शी सेज कि जियो फ्लेक्सी कैप फंड में अल्फा जनरेट करने के लिए वो ऐसे ही अप्रोच लेते हैं, लेकिन थोड़ा एक डाइवर्सिफाइड तरीके से। तो इस फंड में जो है ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन दे टेक स्मॉलर बेट्स ऑन मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो इससे एक तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम हो जाता है एंड एट द सेम टाइम आप एक स्टेबल तरीके से रिटर्न्स को बिल्ड कर सकते हैं। शी ऑल्सो सेड कि रिस्क कम करने के लिए वो एक सिंपल सा फ्रेमवर्क विच इज़ कॉस्ट अवेयर, बेंच अवेयर और रिस्क अवेयर फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं। फिर हमने मिस तन्वी से पूछा कि अगर हमें एक फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट करना है तो हमें क्या क्या मैट्रिक्स देखने चाहिए? तो शी सेज़ कि सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखने चाहिए, पास्ट रिटर्न्स एक पैरामीटर होता है, लेकिन उसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, जैसे एक्टिव शेयर, यू शुड ऑल्सो लुक एट द इन्फॉर्मेशन रेशियो, एक्टिव रिस्क या जो वॉलेटिलिटी होता है वो भी देखना चाहिए। शी ऑल्सो सेज़ कि एक फ़ंड जो है वो ट्रू टू लेबल है या नहीं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। और जब आप कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स देखते हैं तो आपको कम से कम 5 साल का रिटर्न्स देखना चाहिए। फिर हमने ये पूछा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स रीबैलेंसिंग के बारे में पूछते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है। मिस तन्वी सेज़ कि रीबैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि एक पोर्टफोलियो को आप वापस उसके प्री डिटर्मिन्ड एलोकेशन पे ले आएँ जो उसका एम था। सो शी सेज़ कि इससे एक इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल हो पाता है, क्योंकि आप एक फ़ंड में किसी ऑब्जेक्टिव के साथ डालते हैं और रीबैलेंसिंग इसीलिए किया जाता है कि कंसिस्टेंटली वो फंड जो उस ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाए। फिर हमने थोड़ा गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करें। मिस तन्वी सेज़ कि गोल्ड और सिल्वर ऑफ कोर्स एक अच्छी एसेट क्लास है। ये जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर स्टेबिलिटी इन योर पोर्टफोलियो। लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी आप ट्रैक कर रहे हैं और आप व्हेन यू लुकिंग एट इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, तो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो नहीं बिल्ड कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन होनी चाहिए। यू शुड इन्वेस्ट अक्रॉस मल्टीपल एसेट क्लासेस, और गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा लिमिटेड एलोकेशन होना चाहिए। फिर हमने मिस तन्वी से बात करी अबाउट वुमेन इन इन्वेस्टिंग एंड शी सेज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और वुमेन होनी चाहिए। We should have more women fund managers, etc. And she also says कि even as women investors, हम generally जो है अपनी responsibilities दूसरे लोगों को दे देते हैं, but हमें जो है पूरा control होना चाहिए over our financial future. So she says कि पैसे के बारे में से समझना ही नहीं चाहिए, बल्कि इन्वेस्टिंग के बारे में भी समझना चाहिए और डिसीजंस खुद लेने चाहिए, and that's a true sign of empowerment. अंत में हमने मिस तन्वी से उनकी कुछ गलतियों के बारे में पूछा। वी आस्क्ड हर अबाउट सम मिस्टेक्स एंड व्हाट डज शी लर्न फ्रॉम देम। सो शी सेज़ कि एक जो चीज़ वो पास में जाके बदलना चाहेंगी वुड बी कि वो अगर काश थोड़ा जल्दी एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर पाती, क्योंकि शी बिलीव्स कि अगर आप एक्विटीज़ में जल्दी शुरू करते हैं तभी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, एंड जब आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है दैट कैन डेफिनेटली बेटर योर रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म। सो दैट वाज अबाउट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई डू होप आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हो। Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.